दोस्तों, राज्यसभा चुनावों की गहमा गहमी के बीच कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है, जिससे उनके राज्यसभा चुनाव लड़ने का रास्ता फिलहाल बंद हो गया है। कोर्ट में क्या कुछ हुआ वो सब विस्तार से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले कोर्ट के आदेश के बाद मीनाक्षी नटराजन का जो बयान आया है वो सुन लेते हैं। मीनाक्षी नटराजन का साफ कहना है कि मैं तो पहले दिन से कह रही हूं कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है। सुनिए। देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रही हूं कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, चुनाव आयोग की साठगांठ है। और आज ये एक तरह से और भी प्रूव हुआ, जबकि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का वकील वहां पे खड़े होते हैं, तो ये तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला ही नहीं है ना। राज्यों के तो खिलाफ ये कोई राज्यों के खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम तो चुनाव आयोग की बात कर रहे थे। हम अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स के कॉम्प्रोमाइज होने की बात कर रहे थे और वो जनता के सामने एक्सपोज हुए हैं। दरअसल कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन ने राज्यसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश से नामांकन भरा था, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने उसे रद्द कर दिया। वजह बताई गई फॉर्म 26 में जानकारी का छिपाना। आरओ का कहना था कि मीनाक्षी ने अपने खिलाफ चल रहे एक आपराधिक मामले की पूरी जानकारी नहीं दी थी। मीनाक्षी नटराजन ने इसे गलत बताया और सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब जब यह मामला 12 जून को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो मीनाक्षी की तरफ से दिग्गज वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए, जबकि चुनाव आयोग और विरोधी गुट की तरफ से मुकुल रोहतगी और दामा शेषाद्री नायडू जैसे नाम थे। कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी। उन्होंने कोर्ट का ध्यान कानून की धारा 33A की तरफ खींचा। उनका कहना था कि कानून कहता है कि जानकारी तभी देनी हो जब आरोप तय हो चुके हों या सजा 2 साल से ज्यादा की हो। अभी तो सिर्फ मामला संज्ञान के स्तर पर था। आरओ का फैसला अजीब और मनमाना है। चुनाव आयोग चुप बैठा है, जबकि उसे संविधान का रक्षक होना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की और कहा कि अगर चुनावी प्रक्रिया में ही किसी को गलत तरीके से बाहर कर दिया जाएगा तो फिर ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने दलील दी कि कोर्ट को तुरंत दखल देना चाहिए। इसके बाद जस्टिस मिश्रा ने एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछा। उनका पूछना था कि क्या कोई ऐसा फैसला है जिसमें हमने नामांकन रद्द होने के बाद चुनाव प्रक्रिया के बीच में दखल दिया हो। उधर विरोधी पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि संविधान का अनुच्छेद 329 बहुत स्पष्ट है। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता। मुकुल रोहतगी ने पुन्नुस्वामी मामले का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव लड़ने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं। इसलिए अनुच्छेद 32 के तहत इस याचिका को सुनने का मतलब ही नहीं है। कोर्ट का कहना था कि अगर हम हर मामले में नामांकन रद्द होने को लेकर दखल देने लगे तो चुनाव फिर कभी समय पर खत्म ही नहीं हो पाएंगे। कोर्ट ने कहा, चुनाव प्रक्रिया के बीच में कोर्ट का हस्तक्षेप करना सही नहीं है। अनुच्छेद 329 और पुराने फैसलों जैसे पुन्नुस्वामी के हिसाब से कोर्ट को तब तक दखल नहीं देना चाहिए जब तक बहुत बड़ी पेटेंट एरर यानी साफ साफ दिखने वाली गलती ना हो। कोर्ट ने माना कि यह याचिका इस स्टेज पर सुनवाई योग्य नहीं है। तो क्या मीनाक्षी नटराजन की लड़ाई खत्म हो गई है? बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें यह साफ रास्ता दिखाया है कि वो इलेक्शन पिटीशन दायर कर सकती हैं। आइए समझते हैं कि यह इलेक्शन पिटीशन क्या है। इसे हाई कोर्ट में दायर किया जाता है। चुनाव खत्म होने के बाद हारने वाला उम्मीदवार यह पिटीशन डालता है कि चुनाव गलत तरीके से हुआ। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन वाकई गलत तरीके से रद्द किया गया था, तो कोर्ट उस चुनाव को शून्य यानी नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है। नतीजा यह होगा कि उस सीट के लिए दोबारा चुनाव कराने पड़ सकते हैं। अब मीनाक्षी नटराजन के लिए रास्ता यही है कि वो रिटर्निंग अधिकारी के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़े। यह कानूनी प्रक्रिया लंबी हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र में यही सही तरीका है। सीधे कोर्ट से चुनाव की प्रक्रिया रुकवाना मुश्किल होता है, पर चुनाव के बाद उसे चुनौती देना एक वैध और स्थापित प्रक्रिया है। इस केस ने एक बार फिर बहस छेड़ दी है कि क्या रिटर्निंग ऑफिसर को नामांकन रद्द करने में ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए या फिर उम्मीदवारों को अपने कागजात जमा करते वक्त फॉर्म 26 जैसी बारीकियों का और भी ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। अब देखना होगा कि मीनाक्षी नटराजन चुनाव याचिका का इस्तेमाल करती हैं या नहीं।